डाउट होगा ग्रुप में शेयर कर लेंगे, नहीं तो आपसे 10-11। हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि एक बच्चे का डाउट बाकी टाइम किल होता है। हाँ सर डाउट क्लास का लिंक भी ग्रुप में भेज देना, मैंने बहुत बार कोशिश की है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उसमें टाइम आउट हो जाता है यार। हाँ 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 वो हाँ सर आप ग्रुप में भेजिए सर, तो प्रॉब्लम होता है सर। अभी क्या करते हैं हम लोग, चैप्टर 3 क्लास 11 का एक बार देख लेते हैं। देखो मैं बहुत ज्यादा इसका नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं 11 12 में जब पढ़ाता हूँ तो इसको पूरा ट्रिग्नोमेट्री पूरा 2 सप्ताह पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम बोले अभी हम एक क्लास में बस आपको ब्रीफली बता देंगे, आपको करके आना है सॉल्व एंड डाउट पूछना है, तो उसमें पर्टिकुलरली इसी का डाउट चलेगा। तो ये चैप्टर 3 क्लास 11 में जो है, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। अभी तुम देखोगे जैसे क्या एग्जाम गेट में क्वेश्चन आया है, y इज मान लो दे देता है यूनिफॉर्म -π/2 से π/2 और पूछता है कि बताओ tan x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना ये क्वेश्चन। मान लो x है सपोज, चलो, और y बराबर tan x है, tan x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कई बार फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है हमें, है ना। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस y बराबर tan x, ये पूछ लेता है। x का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म -π/2 से π/2, और tan x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, cot x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आइडिया हो कि फॉर्मूला क्या है, उसके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आगे आ जाएगा। तो जस्ट एक बार रिवाइज करना, यू हैव टू रिवाइज एंड देन डिस्कस विद मी, ये चीज है। चलो तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं। अच्छा इसमें तो प्रॉब्लम ये है इसका कि इसका क्रोम मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, है ना। तो ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पे आते हैं। तो जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको अभी ये करके आना नेक्स्ट क्लास में। एक क्लास का बस टाइम दूंगा, या तो एक क्लास का ब्रेक दे सकता हूँ, ये भी कह सकते हो कि एक क्लास लूँ, एक क्लास छुट्टी, एक क्लास टाइम दूँ, तो ऐसा, या डेली अगर कर पा रहे हो तो, क्योंकि उतना ज्यादा वो हो जाएगा ना शेड्यूल आपका, वैसा इतना टाइम चाहिए आपको। अच्छा छुट्टी चाहिए होता है सर पढ़ने के लिए, तो क्योंकि टाइम तो मिलता नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक छुट्टी मत देना, ऐसे टाइम वेस्ट हो है ना। छुट्टी मत देना सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ फिर तो। क्या करेंगे सर, सो ट्राई करो आराम से, ग्रुप में शेयर कर लेंगे सर। ठीक है। तो ये संडे को डाउट प्लस रख दीजिए। हाँ डाउट है, डेली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो डिस्कस कर ही सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है, जैसे तुमने ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो मेनली इसमें क्या है, चलो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चैप्टर में। तो ये आपको देख के आना है अगले क्लास में, ये एक बार देख के आना है, जो डाउट रहेगा उसका पूछना है। बाकी का जो पीछे का डाउट रह गए, क्लास 11 चैप्टर 1 2, क्लास 12 चैप्टर 1, उसके डाउट्स आप 10 to 11 वाले डाउट क्लास में पूछोगे, मैं लिंक भेज दूंगा दोबारा सर ग्रुप में अभी। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में है ना क्या क्या है मेनली। हाँ आपने जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर, आपने जो ग्रुप में जो बुक दिया है, मतलब आपने जो बुक जेई के जो बुक दिए थे, तो उसमें से सेट थ्योरी नहीं है। तो सेट थ्योरी सिलेबस में नहीं है जेडबलई का, इसीलिए नहीं है वो। सेट थ्योरी एक्चुअली आईआईटी जेडबलई में नहीं है, उसके सिलेबस में नहीं है। चलो तो ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डोमेन रेंज, है ना। ये याद होगा आप लोगों को, sin x जो है cos x, जैसे tan x और cot x, ना ये कुछ दिन पहले मैं बता रहा था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है 6। हमने इसके डोमेन लिखे थे, डोमेन और रेंज। तो डोमेन तो हो गया सिंपल x की पॉसिबल वैल्यूज, रेंज था fx की पॉसिबल वैल्यूज, उसको रेंज बोलते हैं, और x की पॉसिबल वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं। ये देखना होता है कि x की किस वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो ये तो सबको याद होगा, हमने क्या लिखे थे, इसका डोमेन पूरा रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दोज एंगल विच आर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये था 2n + 1 π/2,
जहां n इंटीजर है, जहां n आपका इंटीजर है, फिर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट यहाँ होता था n पाई जहां n इंटीजर है। और ये सब क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ जो क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर 3 है उसमें ये सब लिखा हुआ है जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं कि ये चीजें समझ नहीं आई। यहाँ sec x है तो sec 1/cos होता है, तो sec x कब नॉट डिफाइंड होगा, जब cos 0 होगा। cos 0 कब होता है, हाँ तो यही 2n + 1 π/2 जो आपका है यहाँ से, so ये आ जाएगा। ये भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा। तो ये तो डोमेन हो गया। अब रेंज पे आएंगे तो जो sin x का रेंज है वो आप जानते हैं, sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 में आएगी। तो इसको हम लोग कई बार यूज करेंगे, जब सीक्वेंस सीरीज में आएगा, कंपैरिजन टेस्ट हो गया वहाँ पे, या जैसे इंटीग्रेशन में भी है सैंडविच थ्योरम जब यूज करेंगे सीक्वेंस सीरीज में तब भी। तो इस तरह के जरूरत पड़ती है बाउंड की कि sin x का बाउंड क्या है। तो sin x हमेशा -1 और 1 के बीच रहता है, cos x भी -1 और 1 के बीच रहता है, tan x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, tan x कोई भी रियल नंबर आ सकता है, cot x भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ये sec x जो है ये कोई भी रियल नंबर आ सकता है एक्सेप्ट -1 to 1, ये भी कोई भी रियल नंबर आ सकता है एक्सेप्ट -1 to 1, इस तरीके से था, ठीक है। तो जो लोग अभी हैं लाइव क्लास मेरे साथ कंटिन्यू करो, जो नए बच्चे हैं, और जब टाइम मिले तो पुराने जो अभी लेक्चर्स हैं 10-15 लेक्चर्स हैं वो आधे घंटे के मैंने करके रिकॉर्ड किए हैं, तो वो आप देख सकते हो डबल स्पीड करके। उसमें बस मैंने यही बताया कि फंक्शन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सब जो ज़्यादातर चीज़ आप ऑलरेडी जानते होंगे। एटलीस्ट जो सिंसियर बच्चा होगा जो 11-12 अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको ये सब चीज़ें नई नहीं लगेगी, ज़्यादातर चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, उसी को बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ ये अभी। तो ये सब भी वहाँ पे ऑलरेडी है ना, जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो इसका ग्राफ भी मैंने बनाए थे कुछ दिन पहले, आप देखना पुराने वीडियोस में, तो आप खुद भी देख सकते हैं बुक्स में भी, आप वीडियो में भी। तो ग्राफ अभी स्किप करता हूँ, मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ। तो मेनली इसमें क्या है, इसमें तो जो क्लास 11th का एनसीईआरटी चैप्टर 3 है उसमें मेनली बताया गया है कि जो एंगल है, एक तो पहले वो एंगल से स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो जो एंगल है ये इसको हम लोग बोलते हैं, तो एंगल मेजर करने के 2 डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए ये एक मेन लाइन है एक्स एक्सिस मान लो, ठीक। अब यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं, है ना। यहाँ से आप इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो है ना, ये जो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ना, घड़ी का उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया ये। और ये जो डायरेक्शन आ रहा है ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बताइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजर कैसे होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजर कैसे होता है, क्या डिफरेंस है दोनों डायरेक्शन में एंगल के? एंटी क्लॉकवाइज में एंगल ऑलवेज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में एंगल ऑलवेज नेगेटिव होता है। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव एंगल बनेगा, ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। जब क्लॉकवाइज में आएंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन, तो अगर यहाँ से उधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव एंगल बन रहा है, ये नेगेटिव एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, तो ये वाला एंगल +90 डिग्री है और ये वाला एंगल -90 डिग्री है, इसीलिए आप इसको बोलते हैं, है ना। और इसी वजह से आप ये कहते हैं कि ये जो एंगल है ये -π/2 है और ये π/2 है, मतलब 90 डिग्री है और ये -90 डिग्री है, ठीक है ना। और जबकि यही मैं यहाँ चलना शुरू करूं तो 90 180, तो ये 180 डिग्री है। फिर यहाँ से आऊंगा तो यही वाला एंगल 270 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ से चल के मैं यहाँ तक आया तो अब ये 270 डिग्री का एंगल है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जब आ रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव है, जब +270 डिग्री है यही वाली लाइन, और इधर से आ रहे हैं तो ये -90 डिग्री है। तो जो क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंगल नेगेटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि एंगल को मेजर करने के मेनली 2 तरीके यहाँ पे हम देखेंगे, एक होगा डिग्री में और दूसरा होगा किसमें, रेडियन में। जो एंगल का मेजरमेंट है 2 यूनिट्स है, जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है ना डिस्टेंस के लिए, किलोमीटर,
तो वैसे ही एंगल को मेजर करने के जनरली हम 2 यूनिट यहाँ पे फॉलो करेंगे जो हम लोग यूज करेंगे। एक होता है डिग्री मेजर और एक होगा रेडियन मेजर, और आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, सो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या रिलेशन है दोनों में? सर पाई बाई 180 में मल्टीपल होगा सर। जैसे डिग्री में होता है क्या क्या करो पाई में सर 1 रेडियन में 180 बाय पाई होता है। हाँ, degrees। तो मतलब ऐसा समझिए आप 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है ना। ये बेसिक फॉर्मूला, यहाँ से सारे फॉर्मूला आ जाएगा। तो जो 180 डिग्री है उसमें वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। और रेडियन का डेफिनेशन क्या, अगर मैं रेडियन का डेफिनेशन समझाऊं आपको तो होता क्या है रेडियन में कि जैसे मान लीजिए इसका लेंथ 1 यूनिट है, ठीक, और ये भी 1 यूनिट का लेंथ है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन बनेगा। ये इसका डेफिनेशन है कि एंगल फॉर्म्ड बाय एन यूनिट सर्कल या यूनिट रेडियस ऑफ एन आर्क लेंथ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट रेडियस है और 1 यूनिट आर्क लेंथ है, तो जो ये बनता है ये हमारा 1 रेडियन बनता है। अब सोचो आप, इसी को मैं पूरा कंप्लीट सर्कल अगर बना दूं एग्जांपल के लिए, तो ये 1 यूनिट है। तो ये बताइए अगर कोई सर्कल जिसका रेडियस 1 है तो इसके सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना हो जाएगा? 2 पाई। 2 पाई, ठीक। तो जैसे मैंने कहा कि 1 लेंथ है आर्क का तो 1 रेडियन बनता है। तो जब 2 पाई लेंथ हो गया आर्क का तो कितना एंगल बन गया? 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। हाँ, सो जो 2 पाई रेडियन है एक्चुअली वो ये वाला एंगल हो गया पूरा, यहां से लेके यहां तक ये 2 पाई रेडियन का एंगल हो गया। और डिग्री में हम पहले से ही जानते हैं कि ये 360 डिग्री होता है कि यहां से चलने पे और वापस यहां आने पे एक राउंड में 360 का एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो आपके पास है ये जो है 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन हो जाता है। रेडियन को हम लिखते नहीं है, रेडियन मेजर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर। तो जैसे कहीं ऐसा लिखा रहता है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो इसका मतलब डिग्री जरूर लिखा रहेगा और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो रेडियन है, क्योंकि रेडियन मेजर एक रियल नंबर के इक्विवेलेंट है। जैसे आप कहेंगे, आप देखेंगे फिर बच्चा कहाँ गलतियां करता है। जैसे जैम गेट में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आंसर में लिखा रहेगा sin 1, अब यहाँ आ गया sin 1, तो बच्चा गलती से क्या समझ लेता है कि sin 1 डिग्री है, लेकिन एक्चुअली sin 1 अगर ऑप्शन में है या किसी क्वेश्चन में है तो वहां एक्चुअल मतलब क्या है? तो 1 का मतलब ये 1 कौन सा एंगल है, डिग्री में या रेडियन में? रेडियन में। लेकिन यहाँ जब बच्चा ध्यान नहीं देता उसको लगता है 1 डिग्री है, तो लगभग 0 के आंसर आ जाता है इसके अप्रॉक्स, लेकिन ये 1 रेडियन है। अब समझना है मुझे कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 रेडियन है, और यहाँ से अगर आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 57 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा। देखिए जो 1 रेडियन है वो 57 डिग्री के, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे हमें आगे अभी। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन की इक्वल है, यही से पूछ रहे 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो 360 डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई बाई 360 हो जाएगा, 360 रेडियन आ जाएगा। अच्छा यहीं से मैं उल्टा सोचूं अगर कि 1 रेडियन, तो रेडियन को अगर सी से लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा? 360 by 2 पाई। तो यहाँ से 360 अपॉन 2 पाई हो जाएगा आपका, और ये अप्रॉक्स कितना आएगा? ये सर डिग्री में आएगा। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करो, 57.18। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखो, 57.19 29 देख लो, 29 रेडियन। सो ये अप्रॉक्स है। हाँ सर पाई का वैल्यू क्या कैलकुलेटर से लेना पड़ेगा? हाँ कैलकुलेटर वाला यूज करो, 2 पाई। हाँ 22/7 नहीं होगा? नहीं 22 अप्रॉक्स वैल्यू है, 2 इंटू पाई से डिवाइड करो। हाँ अप्रॉक्स ही आएगा, ठीक है सर, ठीक है ना। तो होगा जैसे मैं बोलता हूँ ना, कई बार तुम एक चीज और ध्यान देना, देखो बच्चा एक और कहाँ गलती करता है।
आपके जैम और गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, आपके स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर रहेगा, और वहां कैलकुलेटर यूज करने में बच्चा कई बार गलती करता है। आप कैलकुलेटर के टॉप लेफ्ट में देखोगे ना, तो एक जगह लिखा रहता है डिग्री, एक जगह लिखा रहता है रेडियन। मोड रहता है कैलकुलेटर का कि किस मोड में, जैसे राइट एंड पे रहता है, किसी भी एक एंड में तुम देख सकते हो। जैसे मैं तुम्हें अगर दिखाऊं एग्जांपल के लिए, अच्छा ये तो नेट चलेगा ना, अच्छा इसका क्रोम ये एक्सपायर हो गया, मुझे ना क्रोम डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, ठीक है मैं अगले क्लास में करता हूँ। वरना हम मॉक टेस्ट अभी ओपन करके देखते ना, तो हमारे मॉक टेस्ट में तुम्हें दिख जाएगा, या जैम के वेबसाइट पे भी तो देख लेना। अभी तुम अपना कैलकुलेटर में देख सकते हो, या जो गेट कैलकुलेटर होता है ना, जो गेट जैम का कैलकुलेटर होता है, तो उसमें रहता है रेडियन मोड और ग्रेड मोड, सॉरी डिग्री मोड, किस मोड में कैलकुलेटर को रन कर रहे हो। तो जब तुम रेडियन मोड में रखोगे और साइन 1 तुम क्लिक करोगे रेडियन मोड में, तो इसका अप्रॉक्स आंसर आएगा 0.4 समथिंग आएगा, चेक करो। साइन 1 क्लिक करो कैलकुलेटर में क्या आता है, साइन 1, मैं भी चेक करता हूँ। तो 0.841 है ना, एक मिनट, तो साइन 0.841 तो मेरा अगर डिग्री में है कैलकुलेटर, रेडियन में ले जाएंगे उसको, एक मिनट, रेडियन, एक मिनट, कैसे है तो इसका समझ नहीं आ रहा सिस्टम मुझे। तो गेट जैम कैलकुलेटर्स होते हैं ना, अच्छा रेडियन, हाँ उसमें मोड रहता है ना, इसमें दिख गया मुझे, डिग्री और रेडियन मोड है, तो रेडियन में ले आए साइन 1, कितना आया आप लोगों का, 0.841 अच्छा 84 ना, हाँ चलो 0.84 आया अप्रॉक्स साइन 1, और उसी को साइन डिग्री मोड में रखो और 1 डिग्री निकालो, कितना आएगा, सर 0.017। अब देखो एग्जाम में गलती यही हो जाती है, जैसे आपका आंसर साइन 1 आया और आप गलती से ये 0.017 लिख देते हो, तो आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो एग्जाम वाला ये तो मानेगा नहीं कि आपने सही आंसर निकाले, वो तो यही मानेगा जो आपने एंटर किया है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो वहाँ गलती होती है। एक तो यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, एक बार ये भी बताया था मैंने कि एक टैब ln रहता है और एक टैब log रहता है। फिर बच्चा यहाँ भी गलती करता है कि वो जैसे उसका आंसर आया log 2, तो वो log 2 क्लिक कर देता है ना। अब मान लो आपका आंसर log 2 आया, तो आप एक बार निकालो जरा log 2 कितना आएगा, ln 2 कितना आएगा, सर 0.310 और 0.693 है ना, तो ln 2 ये आ रहा होगा, है ना। अब होता क्या है, तुम्हारा आंसर log 2 आया, तो एग्जाम में तुम क्या एंटर करोगे, 0.693 या 0.3010, हाँ 0.693, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं, ln का बेस e होता है, log का बेस क्या 10 होगा इसी। जी जी जी, तो हम लोग जो लॉग निकालते हैं उसमें हम बेस ई लेके चलते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेटर सबके लिए बनाया गया है, तो वहां पे क्या होता है, एक ln है एक लॉग है, तो अगर तुम log 2 कैलकुलेट कर लिए कैलकुलेटर से, तुम्हारा आंसर आ गया 0.3010, अब तुम्हारा आंसर गलत हो गया, लेकिन एक्चुअली ऑफिशियल आंसर की देखोगे वहां रहेगा 0.693। तो हम जो लॉग लेते हैं नेचुरल लॉग लेते हैं, हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, जिसका मीनिंग एक्चुअली ln है। तो हमें कैलकुलेटर भी केयरफुली यूज करना पड़ेगा, पता होना चाहिए कहाँ क्या यूज करना है। एक तो डिग्री रेडियन का कई बार प्रॉब्लम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले केस में, लॉग वाले केस में ln और लॉग का होता है, कैलकुलेटर दोनों रहता है, तो हमें ln यूज करना है, बेस ई है, तो इस तरह से ठीक है। तो मैं आगे आता हूँ, तो एक तो ये समझ आ गया आपको कि जो x डिग्री होगा अगर उसको मुझे रेडियन में लाना है, जैसे 1 डिग्री है और इसको रेडियन में लाना है, तो ये था 2 पाई अपॉन 360, मतलब पाई अपॉन 180 कह सकते हो इसको।
तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, ये रेडियन हो जाता है, ठीक। तो x डिग्री होगा तो पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, अब ये रेडियन में आ जाएगा। तो एक तो ये वहां पे समझाता है आपको कि कोई डिग्री में है उसको रेडियन में लिखना है तो कैसे लिखोगे। फिर दूसरा समझाता है आपको कि अगर 1 रेडियन है और इसको डिग्री में लिखना है तो क्या करोगे। सो 1 रेडियन को अगर डिग्री में लिखना है तो कितना बन जाएगा। सो 180 बाई पाई ये आपका डिग्री में आ जाएगा। फिर ऐसे ही मान लो x रेडियन है और उस x रेडियन को मुझे डिग्री में लिखना है, उस x सो 180 बाई पाई है ना, इंटू में x हो जाएगा आपका और ये आ जाएगा आपका डिग्री में, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो ये पहला एक्सरसाइज भी इतना ही इसी पे है। पहला एक्सरसाइज वो थोड़ा सा तुम देखोगे वो करते हैं क्या कि 1 डिग्री को फर्दर डिवाइड किया है 60 मिनट में, सब यूनिट है 60 मिनट। फिर 1 मिनट को फर्दर डिवाइड किया है उसने 60 सेकंड में, ऐसा। तो ये भी कर सकते हो वहां पे, तुम देखोगे तो ये इन्होंने कर रखा है। टाइम के लिए यूज होता है ना क्या पर ये सर एंगल सेकंड में तो एंगल नहीं होगा तो टाइम होगा ना। नहीं, ये एंगल को सब यूनिट में डिवाइड किया हुआ, आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा। मेरे एक बार पढ़िए लाइन बाय लाइन, ट्राई कीजिए समझने का, है ना। एटलीस्ट तब नहीं पढ़े आप पढ़ सकते हैं। तो ये उस बुक में एनसीईआरटी में ऐसा कर रखा है कि 1 डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में ब्रेक कर रखा है। तो ये पहले एक्सरसाइज में है। दूसरी एक्सरसाइज आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो वो क्या करता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका, है ना, तो इनिशियली तो ये एंगल है ना, एंगल पे काम कर रखा है। फिर जैसे एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, मान लो कोई सर्कल है जिसका या कोई आर्क लेंथ है ना, जैसे मान लो अभी बता रहा था ये रेडियस r है और ये लेंथ l है, ये एंगल थीटा है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन रहता है, ये रेडियस है r is equal to 8 और वो होगा थीटा इक्वल टू l बाई r, ठीक है ना। तो कैसे भी, तो यहाँ पे r जो है उसको बोलते हैं रेडियस। सो r है रेडियस और जो l है आर्क लेंथ बोलते हैं इसको हम लोग, आर्क लेंथ। और जो थीटा है वो एंगल रेडियन में रखते हैं हम लोग, एंगल इन रेडियन, ठीक है। इस तरह से है, एंगल रेडियन में है। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप रहता है, जैसे बताया आप लोगों ने, क्या थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, l बाई r, हाँ, या l इज इक्वल टू थीटा r, ठीक है। सो कोई भी एक याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, चलिए इसकी जरूरत पड़ती है कई बार। अगर मैं आपसे पूछूं इसी में, चलो आगे आते हैं, कि जैसे इस तरह का केस है, ये थीटा है, ये r है और सो व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस रीजन, इस रीजन का एरिया कितना रहता है। अगर ये रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, जैसे मैंने बताया आपको एंगल थीटा है ये, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन। इसका एरिया कैसे निकालते हैं आप लोग, मान लो मैं पूरा सर्कल बना देता हूं फॉर एग्जांपल। सो व्हाट इज एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अब जानते हो एरिया ऑफ द सेगमेंट इज सेक्टर, ये क्या सेगमेंट है, सेक्टर, सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, किसी को याद है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी कुछ कोर्स में, सब जरूरत पड़ेगी। शेडेड रीजन तो क्या आएगा, सर वो इंटीग्रेशन a to b y dx, नहीं उससे नहीं। अगर मैं डायरेक्टली वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं, पूरा सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और ये कितना एंगल कवर कर रहा है, 360 डिग्री। हाँ यस, सो इट इज कवरिंग जस्ट थीटा एंगल आउट ऑफ 360, है ना। सो ये आएगा थीटा अपॉन 360, तो मैं 2 पाई लिख देता हूं, इनटू पाई आर स्क्वायर, इतना एरिया आएगा, इनटू पाई आर स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट है बीच में, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई, इतना एरिया होगा एक्चुअली।
अब मान लो सिर्फ थीटा दिया, सिर्फ इस लेंथ पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो आपने बता ही दिया लेंथ का फॉर्मूला, तो उसको भी लिख सकते थे हम लोग। देखो यहाँ से अगर तुम लिखोगे ना, भाई आड़े होगा। रुको रुको देखो, थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर, ऐसा लिख सकते हो आप इसी को, देख सकते हो ना, 2 पाई 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो L था, दिस लेंथ L, सो पहला फॉर्मूला। दूसरा जो आर्क लेंथ है, जो आर्क लेंथ है L, दैट इज थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर, है यही फॉर्मूला, बस समझाना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। थीटा कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ 360, सो थीटा अपॉन 2 पाई 360 2 पाई इनटू दिस, तो ये इस स्टैंडर्ड पोर्शन का एरिया का फॉर्मूला ये है, और इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये है जो आप जानते हैं पहले से। ओके, ये तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको अब इस पहले एक्सरसाइज में। जो सेकेंड एक्सरसाइज इसका है उसमें ये डिस्कस करता है आपसे सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो उसमें बस वो फॉर्मूला डिस्कस करता है कि लाइक जो आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे मान लीजिए sin x अपॉन cos x tan x होता है, cos x अपॉन sin x cot x है, 1 अपॉन sin x cosec x, ये वाला फॉर्मूला है। फिर एक ये भी जरूरत पड़ती है कि sin x इज 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है? हाँ n पाई, ठीक, n पाई, जहां n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर cos x इज इक्वल टू 0, क्या आता है जनरल सॉल्यूशन? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। n यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, कॉमन लिख देंगे, n तो कोई भी इंटीजर हो सकता है ना, इस तरीके से। फिर तीसरा है tan x इज इक्वल टू 0, जनरल सॉल्यूशन क्या है? n पाई, हाँ n पाई ही है। फिर चौथा आएगा cot x, अगर 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? सेम एज cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर पांचवा है sec x 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना, ऐसा कोई x है ही नहीं जहां पे वो, सो नो सच x, नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सच x। cosec x 0 कब है? तो यहां भी आ जाएगा नो सॉल्यूशन, cosec x भी कभी 0 नहीं हो सकता, देयर इज नो सच एंगल वेयर cosec कैन बी 0 और sec x कैन बी 0, तो नो सॉल्यूशन है। तो ये सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 किन किन एंगल पे हो सकता है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, जहां पे n जो है इन सब में n आर इंटीजर वैल्यूज, ये हो गया एक। तो बाकी थोड़े से समझाता है आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब इस वाले में, कि यहाँ थीटा है, जैसे मैं बता रहा था, जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्दर अगर आप जैसे ऐसे मूव करते हो मान लो आगे की तरफ, तो ये इसी का नेगेटिव हो जाएगा, है ना, इसका जस्ट नेगेटिव यहाँ रहेगा, इस तरह से है, ठीक है ना। सो वैसे मूव कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इसके टर्म में कुछ फॉर्मूला आता है ना, इनफैक्ट पाई बाई 2 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आते हैं हमारे लिए, जैसे यू ऑल नो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स या माइनस थीटा क्या होता है? sin x है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है, चेक करो एक बारी, So plus sin x, है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन यहाँ पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे सिंपली सो ये आपका cos x होगा। एक्चुअली रूल ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि जब पाई बाई 2 के टर्म में लिखेंगे ना, ये 3 पाई बाई 2 है, यही माइनस पाई बाई 2 है,
तो जब आप 3π/2 या π/2 के टर्म में लिखेंगे तो ये आपका जो साइन है वो कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रूल है ये। जैसे cos π/2 माइनस एक्स, दिस यू नो, है ना, साइन एक्स, tan π/2 माइनस एक्स cot x, cot π/2 माइनस एक्स tan x, सेकेंड π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कोसेक एक्स सर, कोसेक एक्स, और ऐसे ही कोसेक π/2 माइनस एक सेक एक्स। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। और तो ये तो π/2 माइनस एक्स के लिए हो गया। सेम π/2 प्लस एक्स के लिए ऐसे ही चलेगा, है ना। ये कितना होगा सर कोसेक होगा, तो ये प्लस cos x होगा। और यहाँ अगर आप लिखेंगे cos π/2 प्लस एक्स, तो ये π/2 वजह से cos साइन बनेगा। और चूंकि ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है ना। तो ये आप जानते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे ऑल, यहाँ साइन, tan और यहाँ cos। हाँ हाँ हाँ, साइन है तो रेसिप्रोकल कोसेक भी होगा, कोई बात नहीं। साइन n जो रेसिप्रोकल है कोसेक है, tan n रेसिप्रोकल cot x है, cos n रेसिप्रोकल सेक है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये पॉजिटिव रहता है। तो ये एक्चुअली π/2 प्लस एक सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसीलिए बाकी इसके हिसाब से रूल चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में। लेकिन मैंने आपको थोड़े क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जस्ट गो थ्रू एक बार सारे फॉर्मूले देख लो, जस्ट एग्जांपल्स देख लो कैसे सॉल्व हुआ है, समझ सकते हो। एक्सरसाइज चाहो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो समझने के लिए। एक बार गो थ्रू हो जाओ चैप्टर से, चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 11 एक बार गो थ्रू हो जाओ, जो डाउट रहेगा वो डिस्कस कर। हाँ हाँ 3.1 में कुछ उतना है नहीं। जी, उसमें तो वही था जो फॉर्मूला होता है, डिग्री रेडियन और वो पाई बराबर एल आर वाला कॉन्सेप्ट। यस, थीटा एल है ना, एल बराबर थीटा आर वाला कॉन्सेप्ट। यस, ये 2 में ये सब फॉर्मूला यूज होगा। 3.2 जो है एनसीईआरटी क्लास 11 थर्ड चैप्टर, तो उसमें ये यूज होगा। सो cot π/2 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस tan x, है ना। फिर ऐसे ही आप एक बार जस्ट सो सेक ऑफ π/2 प्लस एक्स, तो cos तो माइनस cos x। हाँ, तो ये माइनस में ही रहेगा। और cosec π/2 प्लस एक्स, तो ये प्लस में sec x आ जाएगा, है ना, क्योंकि कोसेक पॉजिटिव है। तो इस तरह से डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं आप। और जैसे देखेंगे कि जैसे अभी बताया मैंने, जैसे होता है साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन एक्स ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे रूल ये है कि जो भी पाई का मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, और प्लस माइनस साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आएगा। तो जैसे साइन है पाई है तो साइन ही रहेगा ये, अब प्लस माइनस डिफाइन करेगा क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ये, क्योंकि पाई यहाँ होता है तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है ना, इस तरह से। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन पॉजिटिव रहता है तो प्लस में ही आएगा। फिर cos पाई माइनस एक्स, ये माइनस cos x, tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x, cot पाई माइनस एक्स माइनस cot x, sec पाई माइनस एक्स माइनस sec x, फिर आएगा कोसेक पाई माइनस एक्स, तो ये प्लस कोसेक हो जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूला आप बना सकते हो, बट रूल ये है कि जब यहाँ पे π/2 या 3π/2 आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चेंज हो जाएंगी। साइन कॉस में, कॉस टैन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अगर यहाँ पाई या 2π है तो चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी।
तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको सेकेंड एक्सरसाइज है क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 3 में, जैसे एक बार गो थ्रू कर लेना तो उसमें मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं वहाँ पे, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, है ना। और उसके बाद जैसे आप देखेंगे तो साइन का एक चक्कर आ जाएगा, बस ग्राफ पूरा बना रखा है, सॉल्व करना है। इसमें सॉल्यूशन भी है, ये वाला सॉल्यूशन कि sin x इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, जो लास्ट क्लास में पूछ रहे थे कुछ बच्चे ना। x equals to अल्फा है ना, जहाँ n इंटीजर होगा। अल्फा, हाँ ठीक है, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मान लो, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x equals to 2n by plus minus alpha 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बाकी लोग सो cos 2n पाई प्लस अल्फा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और माइनस अल्फा तो चूंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो cos पॉजिटिव ही रहता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरा tan x बराबर tan अल्फा, इसका क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा। सो n पाई प्लस अल्फा, ये है। बाकी होगा तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, अगर कहीं कॉट रहेगा उसको tan बना देंगे रेसिप्रोकल करके, है ना। तो बाकी सेम ही आ जाएगा कि tan का भी यही रहेगा जो कॉट का है, मतलब कॉट का वही रहेगा जो tan का, रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक है तो cos बना देंगे, और कोसेक है तो साइन बना देना। मेन ये जनरल सॉल्यूशन होता है कि इस तरह का है, इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बाकी फिर आगे फॉर्मूले इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है। तो एक बार जस्ट आपको फॉर्मूला देख लेना है कि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो हम यूज कर लें इसको, ये है बस। इसलिए एक बार जस्ट इसको चैप्टर बुक एक बार चैप्टर को पलट लेना है बस, कि ये फॉर्मूला है वो देख लेना है, एग्जांपल्स आप देख सकते हो कैसे सॉल्व करना, जस्ट एक बार रिव्यू कर लेना है चैप्टर का, हो जाएगा। क्योंकि ये है क्लास 11 चैप्टर 3 एनसीईआरटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो क्लास 12 का चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो इसी का अगला वर्जन है वो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको ठीक से फॉर्मूला सारा याद है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना उसके लिए आसान रहेगा। फिर बाद में इसी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, तो पहले ये तो पता हो तभी तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, ये है। तो जैसे आप फॉर्मूला कुछ आ जाता है, आगे जाके अगले एक साइन देखेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला, तो ये सब फॉर्मूला कुछ आता है। क्या क्या आता है बताइए? पहले बोलेगा 2 sin थीटा cos थीटा, सर इसका डुप्लीकेट फार्मूला भी है 2 tan x by 1 plus tan square। यस, तो tan के टर्म में है इसका 2 tan x अपॉन 1 plus tan square। हाँ 1 plus tan square। सेकेंड cos 2x का cos का थीटा माइनस cos का x minus sin square x। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका? 2 minus tan square x by 1 plus tan square x। हाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 cos square x minus 1 और 1 minus 2 sin square x। 1 minus 2 sin square x और 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। हाँ, तो ये अब जैसे ही हम जब कैलकुलेशंस कर रहे होंगे हम लोग क्वेश्चंस का, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फॉर्मूला यूजफुल है ऑप्शंस के हिसाब से। सो 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, तो ये सारे फॉर्मूले इक्वल है। tan 2x, 2 tan x divided by 1 minus tan square x। हाँ तो ये हो गया आपका, ठीक है। सो जस्ट ये 2 एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, डबल एंगल फॉर्मूला हो जाता है ये। फिर इसमें आता है तो यही सब इसमें आएगा, 3 एंगल फॉर्मूला भी आ जाएगा। sin 3x, 3 sin x minus 4 sin cube x। हाँ 3 sin x minus 4 sin cube x, और ये cos 3x 4 cos 2x plus 3 cos 4x। tan 3x 3 tan x 10 tan x minus 10 3x upon 1 minus 10 x into नहीं 3 tan square x, ठीक है। तो ये tan 3x का है, तो ये सब आगे जरूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, 3 टाइम्स एंगल फॉर्मूला,
है ना। तो अभी आपने देखा था क्वेश्चन पहले कि जब कि अभी क्वेश्चन पहले ना हम लोग यूज कर रहे थे इसको, तो उस फॉर्मूले को यूज किया था। साइन क्यूब एक्स की जगह हमने ये वाली क्वांटिटी यूज की थी ना। उसके बाद आगे प्रोसीजर करते हैं, कई बार पावर रिड्यूस करना है तो। हाँ, इंटीग्रेशन में जैसे आपने नोटिस किया होगा इस फॉर्मूले का यूज अक्सर कब आता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो जो बिगिनर बच्चे हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है अच्छा साइन 4x/4 प्लस सी, है ना। जो भूल चुके हैं, मतलब जो भूल चुके हैं जो बच्चे, उनको ये लगता है, तो वो हो जाते हैं फिर गलत। तो हमें करना क्या होता है, तो एक तरीका ये होता है हमारा, है ना, कि यहाँ से हम साइन क्यूब एक्स करके हम कर सकते हैं ना। हाँ, क्या करके, और चाहे बीटा गामा, हाँ बीटा गामा से सब्स्टिट्यूशन मेथड से cos 0 हो जाएगा। फंक्शन में सबसे अच्छा है इसमें। यहाँ से भी कर सकते हैं एक तरीका। cos x पे t मान। हाँ, cos x को t मान के दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है बीटा गामा इंटीग्रल में कन्वर्ट कर ले, वो भी सही है। तो वो तो जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे तब ऐसा करेंगे वहां पे, है ना। अभी ये इनडेफिनेट है, तो इसके लिए ध्यान रखना ये नहीं करना है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, वरना प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं, तो हम ये करते हैं गलती से। तो यहाँ से फाइंड करने हैं, वैल्यू लिख देना है यहाँ से, और ये वैल्यू निकाल के इससे ये वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इंटीग्रेशन करना आसान है। तो ये हेल्प करता है हमें इंटीग्रेट करने में, पहला फॉर्मूला, इसको इंटीग्रेट करने में वो फॉर्मूला हेल्प करता है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो वहां से निकाल लोगे तो आ जाएगा कि अपॉन में 4 कर दो, और वहां से आ जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेट होके। ठीक है, सो ये कर सकते हो, तो ये कई बार यूज होता है। तो ये 3 एंगल है, और आता है एक आता है sin x प्लस वाई, और एक फॉर्मूला होता है sin x प्लस sin y। चलो दोनों अलग अलग है ना। क्या होगा, के लिए sin x cos y plus cos x sin y होगा। sin x cos y प्लस cos x sin y, और इसका क्या होता है, इसके लिए 2 sin x plus y by 2 into cos c minus dy को। ये इस तरह से। फिर ऐसे ही बाकी का लिख सकते हैं आप कि cos x प्लस y, cos x cos y minus sin x। cos x cos y minus sin x sin y। जी, तो यहाँ से cos x cos y माइनस sin x sin y। अब यहाँ से फिर आपसे पूछ लेगा cos x प्लस cos y, 2 cos x plus y upon 2 cos x man। नहीं 2 cos y minus x प्लस y बाई 2 इंटू x cos x minus y upon 2। cos x माइनस y अपॉन 2। ये ठीक है। देखिए कन्फ्यूजन देखो बच्चों को रहता है। अभी देखो मैं ठीक से लिखता हूँ, इसमें 4 फॉर्मूले बनेंगे ना, चारों समझो। अब आएगा जैसे sin x माइनस वाई, तो कुछ नहीं बीच में माइनस आ जाएगा यहाँ, तो ठीक है आप बता दोगे आप लोग। sin x cos y माइनस cos x sin y, और एक आता है sin x माइनस sin y। ये कितना आता है, 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2। जी। तो ये सब जस्ट आपको रिवाइज कर लेना, क्योंकि बाद में ना कई बार बहुत दिन भूल जाओगे, एग्जाम में अचानक आएगा तो फिर वहाँ गलती कर जाते हैं या पता ही नहीं होता है, फिर छोड़ना पड़ता है। इस तरह से cos x माइनस y minus 2x और sin x plus y by 2 sin x minus y by 2। या इसी माइनस को आप इनसाइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ y माइनस x हो जाता है। एक मिनट, तुम क्या बता दिए, वो cos x माइनस cos y बता दिए। नो सर cos x cos y plus sin x sin y। नहीं नहीं, ये उसका बता दिया फॉर्मूला, cos x माइनस cos y का, है ना। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये उसका बता दिया, मैं भी वही लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है cos x माइनस cos y का, और cos x माइनस y का अलग होता है। cos x cos y plus sin x sin y। हाँ ठीक है ना। तो यही ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना है कि दोनों सेम हो जाए, फॉर्मूला मिक्स हो जाए। तो इसका फॉर्मूला ये है, यहाँ एंगल का डिफरेंस हो रहा है,
यहाँ कॉस का डिफरेंस हो रहा है। तो ये तो इस तरह कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, तो उसको हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो इस पे बेस्ड आपका ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी एक्सरसाइज है, जो फॉर्मूला भी कुछ लिखा है मैंने, इन फॉर्मूले बेस्ड आपका एक दो और रह जाता है, जैसे tan x प्लस वाई, मान लो ये दोनों एक साथ लिख दूं मैं, है ना, tan x प्लस वाई, मान लो ये है कि tan x एंगल में x प्लस वाई, तो ये भी आपको पता होगा। tan x plus tan y divided by 1 minus tan y. और इन्हीं सब फॉर्मूले के हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला बना है, ठीक है। हाँ जी, सो अगला, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, tan x प्लस tan y का डायरेक्ट फॉर्मूला है? इसके लिए sin cos में डिवाइड करना होगा। हाँ, साइन कॉस में करके जाना पड़ेगा, तो इसकी कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं है। चलो, बाकी यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ये है। तो लोग इस फॉर्मूले, इन फॉर्मूले बेस्ड, नेहा माइक म्यूट कर लीजिए जब तक माइक, हाँ चलो, तो ये जो आपके है ना, पहले दूसरे एक्सरसाइज में यही है, तीसरा एक्सरसाइज ये है। पहला एक्सरसाइज में जस्ट था आपके पास कि एंगल वाला, डिग्री रेडियन वाला है। दूसरे एक्सरसाइज में वो सॉल्यूशन लिखना है sin x बराबर 1/2 sin x बराबर 0 का। तीसरे एक्सरसाइज में ये है जो फॉर्मूला हमारे पास है। और जो चौथी वाली एक्सरसाइज है उसमें सिंपल, उसमें क्या बता रखा है चौथे वाले में, वो हाफ एंगल फॉर्मूला है वहां पे। तो वहां भी कुछ मुश्किल नहीं है। वहां जैसे आपसे पूछता है कि जैसे sin x दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल sin x है सपोज 12/13, तो आपसे पूछेगा sin x/2 बताओ, cos x/2 बताओ। जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर ना, जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 11 चैप्टर 3 एनसीईआरटी में, उसमें 4 एक्सरसाइजेस हैं, 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4। 3.1 डिग्री रेडियन पे है, 3.2 सॉल्यूशन पे है, 3.3 सिंपल फॉर्मूला जो लिखा उस पे है, 3.4 इस पे है जो अभी लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे है कि ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, है ना। फिर बाकी ऐसे ही cot x/2 क्या आएगा, फिर secant x/2 क्या आएगा, और कोसिकेंट x/2 क्या आएगा, ये आपसे पूछेगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूला इसको बोलते हैं। ये सिंपल है, जैसे आपने sin 2x का फॉर्मूला लिखा है, तो sin 2x के फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाँ 2 sin x/2 cos x/2। सो बिल्कुल उसी तरह से जो cos 2x का फॉर्मूला था, तो उसके बेस पे मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और इसी को 2 क्या था cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। तो मेनली होता क्या है, चाहे साइन दिया हो, कॉस दिया हो, टैन दिया हो, कॉट दिया हो, सेक दिया हो या कोसेक दिया हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे दे रखा हो, वैल्यू एक की, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड cos x। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, cos x निकालो और इसको इक्वेट करो अभी इसके साथ, तो उससे क्या होगा, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। और दूसरा तरीका आगे क्या है कि cos x को लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 ना, सो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से cos x/2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखो 1 माइनस cos x, 1 माइनस 1 प्लस, सो 1 प्लस cos x अपॉन 2, और ये प्लस माइनस। अब डिपेंड्स ऑन x/2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, उस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड।
यहां से आ जाएगा tan x/2, जो सॉरी tan कह रहा हूं sin, तो यहां से sin निकाल लो फिर tan आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा sin x/2, वो क्या बनेगी प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos x/2। चेक करो इन दोनों फॉर्मूला को मैं यूज कर रहा हूं, आई एम जस्ट यूजिंग दिस टू फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला से वो बनेगा, दूसरे फॉर्मूला से ये, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, जब इनको डिवाइड कर दोगे आप तो tan x/2 होता है sin x/2 अपॉन cos x/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो ये मैं फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूँ कैसे आया। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। कुछ भी गिवन हो सबसे पहले आपको cos निकालना पड़ेगा, सो यू हैव टू फाइंड cos। अगर tan भी गिवन है तो यू फाइंड cos फर्स्ट एंड देन यूजिंग दैट यू फाइंड cos x/2 sin x/2 tan x/2। tan आ गया तो cot आ जाएगा, cos पता है तो sec पता है, sec पता है तो sin पता है तो cosec पता है। सो दैट्स ऑल द थ्योरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ब्रीफली मैंने शॉर्ट में आपको एक बार ये बता दिया कि जो क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या क्या है, ब्रीफली बता दिया। जस्ट आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा एक बार देख लेना है पलट के, कुछ ऐसा लगे जो आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो, जरूरी नहीं एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर टाइम है तो करो, नहीं तो पर्पस हमारा एक बार जस्ट रिकॉल कर लेना कि क्या क्या है, सो दैट जब हम सिलेबस स्टार्ट करें जैम गेट का तब ये सब जरूरत पड़े तो उस समय आपको ऐसा ना हो कि लगे कि आपको नहीं आता है। सो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए है कि जब आपको टाइम मिले चैप्टर 1, 2, 3 क्लास 11th का एनसीईआरटी करना है, और चैप्टर नंबर 1 अभी बस 1 क्लास 12th वाला, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस किया है, आज हमने डिस्कस किया क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बेसिक्स उसका हमने डिस्कस किया, बस ये क्या फॉर्मूला है। आप एक बार जस्ट, क्योंकि 11 12 सबने कर रखा है, यहाँ तक आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रहे हो तो जस्ट यू हैव कवर्ड, बस भूल जाते हैं हम, तो इसलिए एक बार जाके पलटना है, सारे फॉर्मूले देखने हैं, एग्जांपल्स देखना है, एक्सरसाइज टाइम मिले सॉल्व करो तो कोई बात नहीं छोड़ दो, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं आने वाला, बट हमें सीखना है, तो टाइम है तो करो नहीं तो छोड़ दो। अगर कुछ ऐसा लगे जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से डिस्कस करो क्लास में, ठीक है। तो आज मैं क्लास अभी यहीं स्टॉप करूंगा इस वाले का, फिर जो एक्स्ट्रा डाउट है, जो पुराने डाउट्स हैं लोगों के रिलेशन के फंक्शन के, हाँ रिलेशन के फंक्शन के, या बाकी जो डाउट्स या बाहर के डाउट्स हैं, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे 5 मिनट बाद। मैं सारे ग्रुप में लिंक भेज देता हूँ, तो 9:45 से लेके 11 बजे तक डाउट क्लास चलेगी। तो आप मुझसे किसी को भी डाउट क्लास हो, कुछ भी डाउट पूछना हो आगे के भी, एस्टिमेशन के, टेस्टिंग के, या कोई और टॉपिक के भी, कैलकुलस है ना, कोई भी, तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, एनी डाउट है ना। तो इस बैच की जो बैच 0 अभी चल रहा है हमारा, उसकी क्लास अभी इस टाइम अभी स्टॉप कर रहा हूँ, और कल सेम टाइम में क्लास होगी, अब डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे 5 मिनट बाद, ठीक है। तो आपका काम क्या, होमवर्क है आज का? आज का होमवर्क है कि क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री एक बार आपको देख के आना है, रीड लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, जितना कर सकते हो। बेसिक्स हैं तो बेसिक्स जैसा आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना, और उसके बाद जो डाउट्स हैं वो मेरे से डिस्कस करो। फिर अगर कल डाउट नहीं रहेगा तो कल मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th का चैप्टर 2, क्लास 12th में चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जस्ट एक बार मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। अभी आप